नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में 126 दिनों से जारी आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद कूच का ऐलान कर दिया है, तो फिर वहीं 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम करने की तैयारी है। लेकिन आंदोलन के बीच में कल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद भी शुरू होने वाली है, लिहाजा सरकार और प्रशासन तैयारियां पुख्ता करने का दावा कर रहा है, तो विपक्ष ने खरीद शुरू होने से पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। फसल खरीद को लेकर मंडी समिति से लेकर सरकार तक हर कोई चौकस और एक्टिव है। प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर पूरी तैयारी की है। खुद सीएम मनोहर लाल खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार की तैयारियों पर आश्वस्त कर चुके हैं। सीएम ने कहा है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया की तैयारियां मुकम्मल हैं। किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे में पेमेंट कर दी जाएगी और इससे ज्यादा देरी होने पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाएगा। प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। एसओपी हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। जहां सरकार मंडी में गेहूं की फसल खरीदी को लेकर पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है, तो वहीं मंडी प्रशासन भी सरकार के दावों को पुख्ता करने में लगा है। इसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने तमाम मंडियों का जायजा लिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर की मंडियों के अंदर गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है। इस बार किसान आंदोलन के चलते सरकार कुछ ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है, जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए मंडियों के अंदर उठान से लेकर भुगतान तक के लिए व्यवस्था कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो मंडियां हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसलिए जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और जो साफ़ सफाई है या और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है व्यवस्था जी, हाँ जी व्यवस्था ठीक है जी। मंडी में ये जो काले कानून बने तीनों, ये बहुत गलत बने हैं जी। कानून जरूर काले कानून बने, लेकिन आज फिलहाल हम मंडी की व्यवस्था बात करते हैं। मंडी में खरीद का काम किस तरह चल रहा है? आप क्या लेके आए हो? नहीं सरसों लेके आए जी, काम खरीद ठीक चल रहा है जी मंडी में। तो किसान जो मंडी में व्यवस्था की गई है उसको लेकर खुश है। हालांकि जो सरसों का भाव है वो शायद मुझे लगता है कि जो एमएसपी उससे ज्यादा मिल रहा है। हाँ ज़्यादा मिल रहा है बिल्कुल जी, 5000 से ऊपर है जी, एमएसपी ज़्यादा मिल रहा है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो वहीं फसल खरीद से पहले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर के सवाल उठाए और सरकार को घेरा। आइए आपको सुनवा दें। उसमें जो मॉइस्चर जो है, जो पिछले साल 14% था, वो घटा के 12% कर दिया इन्होंने। हर प्रकार से किसान को मार पड़ रही है। डीजल का भाव, खाद का भाव, पेस्टिसाइड्स का भाव, लागत तो बहुत बढ़ा दी है, लेकिन किसान की आमदनी चौपट हो गई है। इसी वास्ते 4 महीने से लगातार किसान अपनी आवाज़ सुनाने के लिए प्रजातंत्र में सबसे जो आंदोलन है, ये कोई कहता है जी कैसा आंदोलन का काम होता है, अपनी आवाज़ मजबूती से सरकार तक और पूरे देश तक किसानों ने पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि जो ये किसान कानून है, ये किसान के हित में नहीं, तो सरकार को तुरंत जो है उनसे, देखिए कोई भी हो प्रजातंत्र में, उसमें आदान प्रदान और फिर इसका समाधान जब भी निकलता है कि बातचीत के द्वारा, और इसमें जो है उनकी बात सुनकर किसानों की बात माननी चाहिए और बातचीत तुरंत शुरू। तो चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि फसल खरीद को लेकर के आखिर तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, क्योंकि 1 तारीख से यानी कि कल से इसकी शुरुआत होनी है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि बढ़ते कोरोना काल के बीच में मंडियों के बीच में क्या पर्याप्त इंतजाम हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा सवाल यह है कि किसानों की तरफ से यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नई रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। संसद कूच होगा, लेकिन क्या इससे समाधान की ओर बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। गुरजीत मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं। शिव कुमार शांडिल्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उप प्रधान हैं अनाज मंडी एसोसिएशन के। आप दोनों का भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जवाहर जी, सबसे पहले मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ तो किसानों की नई रणनीति का ऐलान है और दूसरा कल से जो खरीदी है वो भी शुरू होनी है। इन दोनों ही चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि किसानों से सीधे ही दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, और इन सब के बीच में जो नई रणनीति है उसका भी आप किस तरीके से असर पड़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि संसद कूच और केएमपी को जाम करने की भी बात सामने आ चुकी है। जवाहर जी, आपका पहला रिएक्शन। मैं दोनों, आपने कहा कि दोनों चीजें किसानों से जुड़ी है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फसलों की खरीद किसानों से जुड़ी है, उसके बाद चाहे आप संसद की तरफ कूच कर लीजिए, चाहे केएमपी को जाम करने की बात कर लीजिए, ये वो लोग हैं जो पता नहीं देखना चाहते कि किसानों के हित किसमें है, जो किसानों तक सरकार की आवाज नहीं पहुंचना देना चाहते हैं, जिनको इस बात की चिंता होती है कि किसानों को ये ना पता चल जाए कि इन 3 विधेयकों में क्या लिखा है और उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। तो दोनों चीजें एक नहीं है। एक वो लोग हैं जो किसानों को बगला रहे हैं और एक वो लोग हैं जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कि कोरोना काल में पिछली बार भी जब मंडियों 2 फसलें कोरोना काल में ही खरीदी गई, तो उसमें हम सफल रहे और अधिक से अधिक मंडियां दी, उसमें किसान संतुष्ट रहा। आज भी आप, ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, मैं आपकी रिपोर्ट पे ही विश्वास करके चलता हूँ, जिसमें किसान कह रहा है कि मंडी की व्यवस्था से वो संतुष्ट है। तो हमें जो भी मुख्यमंत्री जी को लगता है कि जो जो किसानों के लिए बेहतर, और एक में आयुष जी मेरे मित्र बैठे हैं, इनका काम आलोचना करना है, ये आलोचना करेंगे। हम तो मैं चाहता हूँ ये चेहरे तो एक्सपोज होने चाहिए ना, जो किसान नेता बैठे हैं वो भी एक्सपोज होने चाहिए। देश के इतिहास में आज तक कब हुआ है? ये तो रहा है कि आड़ती से किसान ब्याज देता रहा आड़ती को। अगर किसान ने किसी से पैसे लिए हैं तो हम उसको ब्याज देगा अपने पैसे पे, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। परंतु देश के इतिहास में ये कब हुआ है कि आड़ती किसान की फसल खरीद लेता है, सरकार उसको तुरंत पैसे दे देती है आड़ती को, और आड़ती अगर किसान के बैंक में पैसे नहीं डालता 72 घंटे के अंदर, तो आड़ती को किसान को 9% का पैसा मिलेगा। आज तक तो इस देश में किसान केवल ब्याज भरता रहा है, किसान को ब्याज मिलेगा। ये देश के इतिहास में पहली घटना, और इसके लिए बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने किया है। इससे पहले आप और चीजों का देखेंगे मूल्यांकन, जब डिबेट आगे बढ़ी तो उसको हम बताएंगे जी। कि आज सरसों आप खुद कह रहे हैं, आपने दिखाया कि वो एमएसपी पर ज्यादा बिक रही है, तो अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा लाभ हो रहा है। इसके अलावा मेरे मित्र बताएंगे, किसान नेता से मेरा ज्यादा विश्वास है, पॉलिटिकल व्यक्ति तो उनको जो है वो मेरी समझ में है, परंतु यहाँ मान साहब बैठे हैं,
वो ये बताएंगे ना कि हुड्डा साहब के समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी और मनोहर लाल जी कितनी खरीद रहे हैं। 3 कृषि। चलिए जवाहर जी, चूंकि आपने किसान का जिक्र किया तो किसान ही बताएगा, लेकिन मैं उससे पहले चूंकि आपने आड़ती का भी जिक्र किया, बजरंग दास गर्ग जी मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब देंगे। बजरंग दास गर्ग जी जरा जवाब दें जो बात यहाँ पर कही जवाहर जी ने। मेरे मित्र जवाहर जी बोल रहे थे भाई आड़ती से ब्याज लेकर हम किसान को दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर किसी किसान का पैसा आड़ती के पास रह जाता है तो सब स्वाभाविक बात है, ब्याज देना पड़ेगा, उसको रोना नहीं है। मैं जवाहर जी से पूछना चाहता हूँ, जहाँ आड़ती का जो पैसा था गेहूं का परचेज का 2-2, 3-3 महीने लेट हुआ, महीना लेट हुआ और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वायदा किया और चंडीगढ़ कोठी पे मीटिंग के अंदर घोषणा की कि आपको 15% ब्याज दूंगा। एक हफ्ते के बाद जो लेट जो पेमेंट आई 1 हफ्ता, आड़ती के लिए 1 हफ्ता रखा गया, किसानों के लिए 72 घंटे रखे गए। आज तक 1 रुपया किसी आड़ती को ब्याज दिया है? इनसे पूछ लो। जहां तक अनाज परचेज की बात है, व्यवस्था की बात है, कल छत परचेज होनी है, ये भी कौन सी परचेज शुरू होगी उसकी व्यवस्था तो बाद में पता लगेगी। जैसे इन्होंने गेहूं की परचेज कर ली, गेहूं की परचेज करते ही वो गेहूं हो जाती है सरकारी एजेंसी की, मगर ये लोग क्या करते हैं, गेहूं परचेज कर ली, सरकारी एजेंसियों ने लिख ली, जब तक उस गेहूं का बोरी में मतलब भरपाई नहीं होती, सिलाई नहीं होती, जब तक एफसीआई गोदाम के अंदर वो गेहूं नहीं जाती, जब तक ये मानते नहीं, 72 घंटे जब मानते हैं एफसीआई के गोदाम में चली जाए। इन्होंने एक नया गोलमाली भी हाल में किया है। पहले जो टेंडर था गेहूं उठान का टेंडर मंडी आड़ती एसोसिएशन को मिलता था और टेंडर के पत्र के अंदर आड़ती एसोसिएशन शामिल होती थी। इन्होंने नया रूल जारी कर दिया, नई अधिसूचना जारी की है, उसमें मंडी आड़ती एसोसिएशन को टेंडर से बाहर कर दिया। मंडी आड़ती एसोसिएशन टेंडर नहीं ले सकती। सरकार अपने चेतों को, जितनी भी हरियाणा की मंडियां हैं, सरकार ने अपने चेतों को टेंडर दे दिए और मैं दावे के साथ कहता हूं, एडवांस में कहता हूं, इन्होंने कहा है कि हम 48 घंटे के अंदर गेहूं का उठान करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, 48 घंटे में उठान हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मगर ये सरकारी ठेकेदार आड़तियों से गेहूं उठाने के नाम का, धान उठाने के नाम का 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बोरी तक ओपन लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं और आड़तियों से कहो तो सैकड़ों आड़तियों से मैं एफिडेविट दिवाने के लिए तैयार हूं, मगर ये इस बात को मानेंगे नहीं कि हाँ ये गोलमाल हो रहा है, ये नहीं मानेंगे। चलिए इफ बट पर तो नहीं होता है। देखिए बजरंग दास गर्ग जी कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए या कोई तार्किक बात अगर होगी तो मुझे लगता है कि जवाहर जी उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन 2 किसान जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा इस चर्चा को और आगे बढ़ा लेता हूं। जवाहर जी आप जवाब दीजिएगा इस बात का। बजरंग दास गर्ग जी देखिए समय थोड़ा सा कम हो जाता, मैं सबसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर आप लोग जवाब देते रहिएगा। शिव कुमार शांडिल्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रधान है अनाज मंडी एसोसिएशन के। शिव कुमार शांडिल्य जी, एक तो नई व्यवस्था है, दूसरा कल से हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत होनी है खरीदी की। ये नई व्यवस्था जो की जा रही है जिसमें डीबीटी के माध्यम से किसानों को एक तो सीधा पेमेंट, दूसरा व्यवस्थाओं के लिहाज से भी अगर मैं जानना चाहूं कैसे देख रहे हैं इन सब के बीच में जबकि आंदोलन चल रहा हो किसानों का। सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। डिबेट में लड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ ये हरियाणा का। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरे दोस्त अभी जवाहर यादव जी ने कहा कि सरकार जो है शिव कुमार जी थोड़ा माइक के पास आकर आप बोल सकते हैं क्या? थोड़ा सा माइक मुंह के पास देगी अगर किसान का भुगतान लेट होगा। हाँ जी जी अब बोलें आपकी आवाज। सर मैं जानना चाहूंगा इनसे कि मुझे ये बताएं कि सरकार ने 2019 रबी के अंदर सरकार ने 2019 रबी के अंदर एक घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगर भुगतान 1 हफ्ते से लेट होगा तो उस पे 1% ब्याज दिया जाएगा। क्या वो ब्याज दिया आज तक? और उसके बाद जो व्यवस्था इन्होंने की, सबसे पहले इन्होंने हमारे 16 दिसंबर को मीटिंग की, जो हमारे एसीएस साहब पी के दास जी थे उस टाइम, उन्होंने कहा था
कि ये किसान के ऊपर छोड़ दे, वो भुगतान चाहे सीधा ले ले चाहे वो आड़ती के माध्यम से ले ले। इनको ये रिश्ता इतना खर्रा है, इनको ये बर्दाश्त नहीं कि हरियाणा का किसान तरक्की करे और आड़ती उसका सहयोग करे। मैं तथ्यों के आधार पे कह सकता हूं कि सरकार का जो तंत्र था, जो धान के अंदर पेमेंट इन्होंने करी सीधी, क्या वो पेमेंट आज तक, मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी से, क्या वो पेमेंट आज तक किसान की चली गई है? कितनी बकाया है? डाटा इनके पास, मैं आज भी डाटा रखने के लिए तैयार हूं। लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, आड़ती की पेमेंट बकाया है, किसान की भी पेमेंट बकाया है। शिव कुमार जी डेटा बताइए प्लीज। शुरुआत करने से पहले पिछला हिसाब तो पूरा कर ले। डेटा प्लीज शिव कुमार जी, डेटा भी साथ में रखे, ये ना कहें कि इतनी बकाया है, वो डेटा रखें। सर करोड़ डेटा रखें एक बार, बताइए सर। मैं मंडी सरकार के आंकड़े सर 34.5 ठीक है, एक सेकंड आंकड़ा सुन लेते हैं। ठीक है जवाहर जी, आपने उनसे डेटा मांगा, वो डेटा दे रहे हैं, डेटा सुनेंगे, डेटा सुनेंगे सब लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे। शांडिल्य जी डेटा रखें, डेट के साथ रखें, डेट के साथ बताएं। पेमेंट बकाया है धान की। शिव कुमार जी, मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़ के, हाँ जी, आप हेलो जी जी, शिव कुमार जी डाटा रखें जी, मुझे बताइए कितने लोगों का कितना पैसा बकाया है, कहां पर जी बकाया है? जी मैं बता रहा हूँ डाटा। ठीक है जवाहर जी, आपका सवाल आ गया, अब जवाब सुनते हैं। आपका सवाल आ गया, आप शिव कुमार। मैं यमुनानगर की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं थ्रू आउट अगर हरियाणा की बात बताऊं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। लगभग 30-40 करोड़ रुपया जो है पूरे पैडी का अभी बकाया है सरकार की तरफ, जो पीछे सीजन गया है 20 का पैडी का खरीफ का, उसका बकाया है। और उसके बारे में हम माननीय जो हमारे एसीएस हैं अनुराग रस्तोगी जी, उनसे हमारी 24 फरवरी को मीटिंग हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 मार्च तक सब पाई भुगतान हो जाएगा। उसका एक पैसा भी आज तक किसी के खाते में नहीं आया। और वो पेमेंट जो है जिस प्रकार ये अभी चाहते हैं सिद्धि करनी, वो पेमेंट गलत खाते में इनकी गलत नीतियों की वजह से गई। इनके ये तरीके ठीक नहीं थे और ये अब कैसे कारगर हो जाएगा आपके, क्या मान लेंगे इसको? चलिए अब मैं किसान से पूछूंगा, गुरजीत मान जी, नई व्यवस्था सही है या जो पुरानी वाली आड़ती के माध्यम से मिलता था वही सही है? देखिए, नया जो सिस्टम बनाया है इसका स्वागत है, लेकिन अच्छा ये होता कि दोनों ऑप्शंस रहती, क्योंकि एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अगर उस वेब पोर्टल की बात करें तो ये त्रुटि रहित नहीं है। बहुत सारे किसान अभी भी इस पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं और इस बार क्योंकि इसको एक नए सिरे से परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया, वो भी एक बहुत बड़ा डेटरेंट बना, जिससे लोगों ने डिले किया कि अभी हम तो पहचान पत्र बनाना ही नहीं चाहते। ये इसमें बेसिकली फेथ इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ की, पहचान पत्र को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि फार्मिंग इज एन इंडिविजुअल थिंग। एक परिवार में एक बंदा किसान हो सकता है, दूसरा कुछ अलग से हो सकता है, तो इसको क्लब करने की क्या जरूरत थी? फसल ब्यौरा इंडिविजुअल फार्मर का ही होना चाहिए था, जैसे पूर्व से था। 2019 से शुरू हुआ, तब से ही मैं बारी बारी इसे प्रवक्ता जो हमारे जवाहर यादव साहब हैं, आप अन्यथा ना ले, मैं तो सिर्फ इश्यूज रेज कर रहा हूँ कि ये कमियां 2019 से चल रही हैं। मैंने अपने स्तर पर न केवल टेलीविजन पर, लेकिन जहां भी संभव हो वहां अपनी इसकी जो एक बताई कि ये कमियां हैं, वो कमियां आज भी हैं। और जवाहर यादव जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं वेबसाइट्स को भी समझता हूँ। जो हमारे ये सॉफ्टवेयर है आपका, इसमें ग्लिचेस हैं, लो बैंडविड्थ है, और अगर इसका आप क्वालिटी बेंचमार्क करवाएं, जो मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने करवाया कि नहीं, तो उसमें ये क्वालिटी बेंचमार्क पर भी कई इश्यूज पर फेल करता है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, जिसको आप नहीं, गुरजीत जी मुझे ये बताएं कि अगर डायरेक्ट किसान को उसका पैसा मिल रहा है और अगर 72 घंटे में नहीं होता है तो 9% के हिसाब से उसको ब्याज भी मिलता है, ये सही है कि नहीं है? होना चाहिए किसानों के लिए? ये तो अभी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया और ये होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भी यही होता है कि आपका पैसा चाहे आपने लेना है या देना है, वो हर दिन का ब्याज आपको कैलकुलेट करके ये बात ठीक है। अब इस बात को मैं यहीं से और आगे बढ़ाऊंगा। रजत पंजेटा जी, नई व्यवस्था और उन सब के बीच में प्रोक्योरमेंट का सीजन अब चूंकि कल से शुरुआत होनी है, कैसे देख रहे हैं इस नई व्यवस्था को? आप कैसे देखेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? देखिए आयुष जी, जहाँ तक ये नई व्यवस्था और ये जो नया सिस्टम लेके आना चाहते हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ये सच में करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने शुरुआती जो आपने अपनी क्लिपिंग चलाई उसमें कहा
कहा था आपने कि किसान आंदोलन के चलते सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है। तो अगर भाजपा के अगर जो सरकार में बैठे हैं, अगर वो यही सोचते रहे कि हम में कोई कमी नहीं है और सरकार जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, अगर आपकी कोई कमियां ना गिनाए, तो लोकतंत्र में आप अगर सोचें कि आप ही बुद्धिमान है और आप सारा कुछ काम ठीक कर रहे हैं और कोई भी आपकी जो कमियां हैं उसे ना गिनाए, तो वो भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में, क्रिटिसिज्म जो डेमोक्रेसी में, वो एक हेल्दी लेना चाहिए आपको। दूसरा यहाँ पे बात हो रही थी आयुष जी, सरसों के बारे में आपने 2-3 बार जिक्र किया कि एमएसपी से ऊपर बिक रही है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा। मैं आपको लागत बताऊंगा 2019 थ्रेशिंग की लागत 2019 में 1700 थी, जो 2020 में 2500 हुई और 2021 में 3000 हुई। उसके बाद मैं कटाई की बात करूंगा, जो 1400 थी 2019 में, उसके बाद वो बढ़ के 2000 हुई, उसके बाद अब 2500 हुई। उसके बाद जो भूस बिकता था सरसों का, जो किसान का जो भूस बिकता था वो 3500 बिकता था, वो घट के 2500 हुआ और 2000 में भी उसको कोई उससे भी नीचे होएगा, हो सकता है मैं ऊपर आंकड़े बोल रहा हूँ। और ये जो बड़ी तेल की कीमतें हैं उसकी वजह से किसान की लागत बढ़ी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये बात शायद उनको बताने वालों में कमी है, मॉइस्चर अगर आप घटाते हैं यानी आपको और सूखा चाहिए, मॉइस्चर घटाएंगे यानी और आपको सूखा अनाज चाहिए, और उन्होंने एक तरफ कह रहे हैं कि किसान की लागत बढ़ गई है इसलिए हमने मॉइस्चर घटा दिया है। मॉइस्चर घटाना गलत है, वो ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। यहाँ पे एक और बात हो रही थी पिछली बार भी आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल से ही हुई थी। कितना किसान को दुखी होना पड़ा था मंडियों में, आपको याद है। ये कहते हैं पुख्ता इंतजाम है, मैं कहता हूँ पिछली बार हमने खरीद करी। ये अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, हर जगह ये सोचते हैं कि हम अपनी बड़ाई करें। पिछली बार अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला हर मंडी में जाके विवश ना करते सरकार की कमियां निकालने में, अनाज पड़ा रहा था, खरीद नहीं हो रही थी। अब लोग मंडियों के अंदर किसान किस तरह दुखी हो रहा था, पूरा का पूरा उनके वीडियो सोशल मीडिया। चलिए पंजेटा जी, कुल मिला के आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार भी वो इंतजाम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब जवाहर जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। जवाहर जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि पूरी बातों का लब्बो लुबाब सिर्फ यही है कि नई व्यवस्था से आपत्ति नहीं है किसी को, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये हो जाए इसी तरीके से। आयुष जी, इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है कि अभय चौटाला ने सरकार को विवश कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये चेहरे की हंसी की लाइन मेरे चेहरे पे आई, तो मेरे डिबेट में मर्यादित होने के कारण मैं हंस नहीं पाया ढंग से, पर जो दर्शक होंगे वो हंस रहे होंगे कि अभय चौटाला जी सरकार को विवश कर रहे हैं इसलिए किसानों के। अरे सर, अभय चौटाला जी इतने विवश करते तो ओम प्रकाश चौटाला जी को कर लेते कि वो सरसों की परचेज कर लेते अपने शासनकाल में। तो ऐसे जोक ना सुनाए, मेरा निवेदन आपसे। अब मैं आगे डिबेट पे आता हूँ। हमने जो ये ब्याज की बात है, पिछले साल भी हमने किसानों को 72 करोड़ रुपए का ब्याज दिया, पर पिछली बार क्योंकि इसमें पहली बार व्यवस्था हुई थी तो वो ब्याज हमने आज की नहीं लिया। वो 72 करोड़ ब्याज हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को अपनी तरफ से दिया, यानी कि 72 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ब्याज के रूप में वो हमने देकर दिखाए हैं। और ये मेरे मित्र तो ना करेंगे, परंतु मुझे लगता है कि कल चंडीगढ़ आ जाए, मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, चाहे चाहिए मैं सारे दस्तावेज इनको सौंप देता हूँ। और उसके बाद दूसरा, मैं रजत जी की इस बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो रचनात्मक हमारा विरोध करें, हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे, सुझाव देंगे, हमेशा स्वागत करेंगे। और कोई भी नई चीज शुरू होती है उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया है। आज हमारी समस्या क्या है? आज पंजाब और राजस्थान दोनों कांग्रेस शासित प्रदेश है हमारे साथ, वो एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, तो बेचारा राजस्थान का किसान कहता है कि मेरा बाजरा 900 रुपए में 1100 में बिक रहा है, तो मैं क्यों ना रेवाड़ी में बेच दूं, मैं भिवानी बेच दूं, मैं महेंद्रगढ़ में बेच दूं। तो इसके लिए हम ये कहा कि अभी मंत्री बता रहे थे कि मेरी फसल मेरा बोरा, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए शुरू किया कि हरियाणा का किसान ने अपने यहाँ क्या फसल उगाई और वो फसल हम लेना चाहेंगे 100%, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो परंतु ये किनको नहीं पच रहा? ये उनको नहीं पच रहा जो इनकी दलाली करते थे, जो राजस्थान से वहां के किसान को लूटते थे, पहले से 1100 में लाते थे और हरियाणा में आके महंगी बेचते थे। ऐसे जो भी होंगे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, ऐसे जितने भी दलाल थे उनकी दुकानें बंद हो गई, उनका एक अपना प्रेशर ग्रुप है,
वो इसकी मार्केटिंग करते हैं, परंतु हरियाणा के किसान निश्चित रूप से खुश है। मैं मान साहब को भी कहना चाहूंगा कि आपके सकारात्मक सुझाव का हम हमेशा स्वागत करेंगे। आपको लगता है गुरजीत जी की कुछ चीजें और सुधरनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी सदैव इसके लिए तैयार रहते हैं, वो क्रांतिकारी जाते हैं। आज ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते थे, आज डार्क जोन में मिलते थे, बिजली की कई दिक्कत थी, हमने सोलर के साथ हर जगह ट्यूबवेल लगने शुरू हुए। अभी मेरा जाना हुआ महेंद्रगढ़ की तरफ, मेरा क्योंकि मैं गुरुग्राम में रहता हूँ और इतना मेरा मूवमेंट नहीं होती उस तरह की, परंतु मैंने रुक रुक के देखा आम जगह किसानों ने सोलर पैनल के साथ अपने यहाँ ट्यूबवेल लगा रखे थे। ये जागरूकता लाएंगे, किसान को एडवांस करेंगे तो वो इसका लाभ उठा पाएगा। और आज निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसके बधाई के पात्र हैं। और नहीं, लेकिन जवाहर जी मुझे लगता है कि ये बात तो आप भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुरजीत जी ने बहुत टेक्निकल बात बताई। उन्होंने कहा कि कुछ ग्लिचेस हैं उस वेबसाइट के अंदर, वो शायद मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी टेक्निकल बात थी, अगर वो थोड़ा सा समझ जाएं और उसमें थोड़ी आसानी हो जाए तो ये चीज और अच्छी तरीके से हो सकती है। कम से कम इतनी मदद तो जवाहर जी आप कर सकते हैं। अगर कहीं कोई तकनीकी दिक्कत है, कहीं कोई स्लो प्रोसेस है, उनका सदैव स्वागत करेंगे। हम मान साहब हमारे और हम मान साहब के हैं, मेरे जो विपक्ष के मित्र बैठे हैं इनका भी सकारात्मक सुझाव कहीं आएगा, बिल्कुल स्वागत करेंगे। मैं तो रजत जी की भी तारीफ की इस विषय को लेकर। बजरंग दास गर्ग जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी आप जवाहर जी की बात पर एक तो इनकार कर रहे थे, थोड़ा उस पर आप रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अभी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ठीक है ये नई व्यवस्था है जो ये कर रहे हैं इनको करना चाहिए, लेकिन पंजाब के अंदर तो डाटा ही नहीं अभी तक प्रोवाइड कराया। पीयूष गोयल ने आज भी पत्र लिखा पंजाब सरकार को। क्या आपत्ति, अगर सरकार अगर चाह रही है कि डायरेक्ट मिल जाए भाई किसानों को पैसा, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा है ना, किसानों के ही तो हक में खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। आयु जी, हम नहीं चाहते, हम ये चाहते किसान, जो भी किसान नू चाहे डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे आए, उसके खाते में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। जब किसान डिमांड नहीं करता, आप देखिए जहां धान की परचेज हुई, अक्टूबर में परचेज स्टार्ट हुई, सरकारी आंकड़े हैं, इन्होंने कहा कि कई हजार खातों के किसान के खातों के अकाउंट के मेल नहीं खा रहा और पैसा किसान के खाते में नहीं गया। जो मेरे साथी जो हमारे आरपीएसओ से प्रधान जी शिव कुमार जी बोल रहे थे, उनकी बात बिल्कुल सत्य है। कई करोड़ रुपए आज भी 6 महीने बीतने के बाद धान के बाकी है, और पीछे भी कई किसानों को 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट मिली। उस धान की परचेज के कोई 2 रुपए इन्होंने ब्याज दिया। और एक सही बताता हूँ बात, जब सुनी बात सुनो पहले जी, एक बात, सरसों की खरीद हुई 2019 की, 2019 की सरसों की जो परचेज हुई, आड़तियों से मैंने डाटा लिया, 2019 की मजदूरी आज तक सरकार के पास बाकी है, मजदूरी नहीं दी। जहां एफर्ड ने गेहूं की परचेज की, तसल्ली कर लेना, आंकड़े से मैं बता रहा हूँ, जो गेहूं की परचेज की, इसका पैसा ये भी एफर्ड की तरफ काफी पैसा आंकड़े बताए ना, आंकड़े तो आपने मैं मेरा निवेदन हाथ जोड़ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि आप आंकड़े दे रहे हो, पर आंकड़े का तो एक सब सुनाई नहीं दिया मुझे कहीं। थोड़ा आंकड़े दे दीजिए, सिंपल बात मत कीजिए। सुन ले जो बताओ सर, बताओ सरसा जिले की सर, आंकड़े बताओ ना सर, आंकड़े कितने पैसे लगे? सुन तो अच्छा, मैं चुप हो गया सर, बताइए। सरसा जिले के अंदर, सरसा जिले की गेहूं की जो परचेज हुई, उसके कमीशन आप तसल्ली करना, जो भारतीय कमीशन अब भी बाकी है, 2000 बाकी है सर, बाकी है, किसकी बाकी है सर? ये जनरल बात मत कीजिए आप, आप टीवी डिबेट पे बैठे, जनरल बात मत कीजिए। किसी की तकनीकी के कारण कोई गड़बड़ हो गई सर, मेरा हाथ जोर से नहीं, जवाहर जी मुझे लग रहा थोड़ा सा मिस हो गया, कुछ आंकड़ा बजरंग दास गर्ग जी ने रखा था। बजरंग दास गर्ग जी फिगर में बताइए ना, डिजिट में बताइए कितना बाकी है। जहाँ मेरे किसान साथी ने कहा भाई ये परचेज होती है, इन्होंने ऑनलाइन अनाज की परचेज शुरू कर दी, पोर्टल के माध्यम से कर दी। पोर्टल इनका पूरा कामयाब है नहीं, और जहां तक सिस्टम ऑनलाइन का है, सही सिस्टम से माल का परचेज नहीं हो रहा। जब जर्नल परचेज पहला फसल की होती रही है मंडियों के अंदर, खुले भाव के अंदर किसान की फसल बिकती रही है। भाई जहां किसान को अच्छा लगे, खुली बोली में, जैसे सरसों का आपने खुद दिखाया, सरसों का एमएसपी से ज्यादा रेट बिक रहा है, जितनी ऑयल मिल वाले हैं सरसों परचेज कर रहे हैं। इसी प्रकार अनाज की परचेज खुली बोली के अंदर मंडी के माध्यम से होनी चाहिए, एमएसपी से कम की
लेट हो एमएसपी में दे रहे। आज खुली बोली के अंदर बिकेगी, किसान को खुले भाव में पूरे दाम मिलेंगे, ज्यादा दाम मिलेंगे। ऑनलाइन का सिस्टम क्यों, बोनस सिस्टम क्यों? जब किसान अपनी फसल मंडी के माध्यम से बेचना चाहता है, और एक तरफ तो आप कहते हो कि एक मंडी में बेचो, मंडी के बाहर भी हमने छूट दे दी है, वहां भी बेच सकता है। किसान को दोनों ऑप्शन है। जब किसान को दोनों ऑप्शन आप दे रहे हो, ये ऑप्शन आप नए नहीं दे रहे, ये ऑप्शन तो पहले भी है, कहीं भी बेच सकता है। मगर मेरा कहने का मतलब भी है, नो 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 चलिए मानसा बता देंगे और सांडेले जी बता देंगे। क्या पहले बगैर मंडी के शुल्क के कोई किसान सीधा फैक्ट्री में जाके अपनी सरसों बेच लेता था क्या? फैक्ट्री नहीं, गलत नहीं है, गलत तथ्य मत दीजिए सर, गलत तथ्य मत दीजिए। पूरा हरियाणा आपकी डिबेट देख रहा है। चलिए बजरंग दास गर्जी, पहले किसान कहाँ बेच लेता था? मंडी के अलावा कहाँ बेच लेता था? ठीक है, चलिए ठीक है, मंडी के अलावा कहाँ बेच लेता था पहले? ये गलत बोल रहे हैं। किसान अपनी फसल, मान लो कोई सार बैठा है, ठीक, हरियाणा से बाहर बेच, मंडी के लोग नहीं पकड़ते थे क्या? मंडी के लोग नहीं पकड़ते थे रास्ते में कि तुमने इसकी मंडी फीस नहीं दी है? गलत जानकारी मत दीजिए सर। अरे भाई साहब, आप इतने बड़े आदमी, इतने सम्मानित आदमी हो, गलत तथ्य मत दीजिए। चलिए ठीक है। शिव कुमार शांडिल्य जी, क्या दिक्कत, क्या प्रैक्टिकली क्या दिक्कत है भाई? किसान को उसके खाते में सीधा पैसा मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, बजरंग दास जी हो गया। शांडिल्य जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। मैं जवाहर यादव जी से पूछना चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं सिर्फ आढ़तियों का प्रतिनिधि हूं। मैं वो बात कहूंगा जो सरकार के लिए भी ठीक हो और आढ़तियों के लिए भी ठीक हो। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसी किसान ने इनसे डायरेक्ट मांग नहीं की कि हमारे को सीधा भुगतान दे, तो ये क्या, कौन सा मिशन और कौन सा मकसद है? इन्होंने कहा कि आप पोर्टल में रहिए, हमने पोर्टल कराया, किसान को पोर्टल की तरफ लेके गए, सरकार की जो बात थी सही हमने मानी। और जहां तक इन्होंने कहा भाई 72 करोड़ रुपया, मेरे साथी जवाहर यादव जी ने कहा 72 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया। अगर ये बात झूठी साबित हो जाए तो मेरे ऊपर चट्टी, नहीं तो जवाहर यादव जी के ऊपर चट्टी। और जो एफसीआई ने लस्टर लॉस काटा सरसा के अंदर, वो आंकड़े इनके पास है, सरकार के प्रतिनिधि है, क्या वो दिया आज तक सरसा के अंदर? और धीरे धीरे इन्होंने कपास और सारी फसलें आड़ती के माध्यम से निकाल दी, सीधी डायरेक्ट परचेज कर सीसीआई। हमने कितने बार प्रार्थना करी कि हम थोड़ा, हमारे को कम कमीशन दे दो ताकि हमारा भी रोजगार चलता रहे, लेकिन हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। जो हमारी मीटिंग में तय होता है मुख्यमंत्री जी के सामने, उस बात से क्यों पीछे उठती है सरकार? हम कहते हैं कोई अच्छी योजना लेके आई किसान के लिए, हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी बात से कहां पीछे हट रहे हैं? आपने 19 में कहा था कि अगर भुगतान लेट होगा 7 दिन से तो आप ब्याज दिया जाएगा 1% के हिसाब से, 12% वार्षिक के हिसाब से। तो आपका वो ब्याज कहां है? पहले ये बताइए। जो आपने पिछले बार जो नीतियां बनाई थी, क्या आप उस पर खरे उतरे हो? जो पेडी का बकाया आज तक, उसका आज तक आपने हिसाब नहीं दिया। पहले आप उसका जवाब दें, तब ये डिबेट आगे चले। मैं ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं बहुत जल्दी से। जवाब वो आए, हम भी चाहते हैं, ठीक है, भी चाहते हैं। चलिए शांडिल्य जी, मैं जवाब ले लेता हूं। जवाब जी बैठे हैं भाई, उनके पास होगा उसका डाटा लेके बैठे हैं। देखिए जवाब जी, जवाब दें। एक तो मेरे शब्द ये थे कि हमने किसानों की जिनको पेमेंट लेट मिली थी उनको 72 करोड़ रुपए दिए, वो मैं उसी बात पर बिल्कुल कायम हूँ। मैंने किसानों के लिए कहा कि जिन किसानों की, अरे भाई मैं आंकड़े के साथ अमाउंट बता रहा हूँ, लिस्ट दे दूंगा, किसानों की लिस्ट दे दूंगा, किसानों की लिस्ट दे दूंगा। बात करिए आप। अच्छा आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, जब इनकी बात खत्म हो जाएगी 2019 की जो आपके सामने जो ऊपर बजरंग दास गर्जी, देखिए जवाहर जी इतनी देर से आपसे डाटा पूछ रहे थे, उन्होंने फिगर पूछा, आपने बताया नहीं। अब जब वो जवाब दे रहे हैं तब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताने नहीं दे रहे हैं। भाई किसी को तो डाटा बताने दीजिए ना यहाँ पर। बजरंग दास गर्जी, कोई तो डाटा बताए, कोई तो डाटा बताए भाई, कोई फिगर तो बताए, इतना करोड़, इतना लाख, कुछ बाकी रह गया भाई। अब जवाहर जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। बजरंग दास गर्जी देखिए अपनी बात अपनी रख ली, अब बोलने दे भाई, डिस्टर्ब ना करें। बजरंग दास गर्जी बोलने दे। जवाहर जी। आयुष जी, एक ये है कि कोई भी अच्छी चीज होती है, लोग कहते हैं कि ये मांग किसने की थी। अभी सांडेले जी भी ये मांग कर रहे हैं कि किस किसान ने ये कहा कि हमारे खाते में आना चाहिए, तो मैं बताता हूँ किसने कहा। हमने सम्मान किया एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री का, जिनका नाम था राजीव गांधी। तो कहते थे 1 रुपया 15 पैसे मिलते हैं। हमने वो गबन रोका, हमने वो तकलीफें किसानों की, जो किसानों का पैसा है वो उसके बैंक में जाए सीधा,
बीच का व्यक्ति कोई नहीं रहेगा तो किसको नाराजगी है इससे, किसको दिक्कत है? दिक्कत उस व्यक्ति को होगी जो एक बार उस पैसे को अपने पास रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है मुझे नहीं पता। जब किसान की फसल का पैसा है, जब आज हम विधवा सम्मान जो वो डायरेक्ट अकाउंट हैं, तो किसान को उनकी फसल का पैसा किसान के खाते में जा रहा है, तो किसानों को सोचना चाहिए, हरियाणा के लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग इसको रुकवाना चाहते हैं उनकी मंशा क्या है, ये उनको सोचना चाहिए। आपकी मंशा गलत है, आप किसान और व्यापारी चलिए ठीक है बजरंगदास जवाहर जी, शांडिल्य जी की बात का जवाब देते हैं। 1% के हिसाब से जो आप लोगों ने कहा था ब्याज देंगे, उस ब्याज को आपने नहीं दिया, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब इतना आवेश में आकर के बोलने से नहीं होगा। एक एक करके जवाब लेता हूं ना मैं। जवाहर जी, शांडिल्य जी की बात का जवाब दें। दूसरा एक शांडिल्य जी, एक सेकंड शांडिल्य जी, एक सेकंड आयुष जी, शांडिल्य जी मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। जवाहर जी बहुत जल्दी से उसका जवाब। कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं। शांडिल्य जी आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आप सवाल पूछेगा। बहुत जल्दी से जवाहर जी बहुत शार्पली जवाब। जवाहर यादव जी ने कहा कि सीधी पेमेंट हम किसान के खाते में देना चाहते हैं। जो हमारा रबी का सीजन था 2020 का, उसके अंदर सरकार ने पहले आढ़ती को पेमेंट दी और उसके बाद उस पेमेंट को पोर्टल के माध्यम से वापस लिया। वो कौन आदमी था जिसने 8-8 दिन 10-10 दिन पेमेंट अपने पास रखी और किसान को उसका पेमेंट समय पे नहीं दिया? जब आपने हमारे आढ़ती को पेमेंट दे दी और हम चाहते हैं कि हम सीधी किसान को दे दें, वो बिचौलिया कौन था? आप उसका जवाब दें। उसका ब्याज किसने खाया? चलिए ठीक है, सरकार ने बहुत जल्दी से जवाहर जी इस बात का जवाब देंगे। जवाहर जी ठीक है, शांडिल्य जी आप जवाब सुनते हैं। जवाहर जी जवाब दे दें, बहुत जल्दी से जवाब दें। मैं किसान भी हूं, मुझे एक सवाल उनसे भी लेना है। जवाहर जी जवाब दें। शांडिल्य जी ठीक है, शांडिल्य जी देखिए आपका सवाल आ गया। जवाहर जी जवाब दें। मेरा कहना यह है सरकार की इज्जत होनी चाहिए और हम सरकार से मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है नहीं है कि हम ठीक है शांडिल्य जी अब आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, देखिए समय की कमी होती है, थोड़ा समझे। शांडिल्य जी हो गया आपका सवाल हो गया। शांडिल्य जी आपका सवाल हो गया। शांडिल्य जी सवाल हो गया, जिसने सवाल हो गया। जवाब में रखी और पेमेंट वापस ली गई। ठीक है, किसान को सीधी क्यों नहीं दी गई? ठीक है ठीक है। मेरा कहना है अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है, जो भी रहा होगा, 1 होगा 50 होंगे, अभी बीच में आगे जितने भी, जो हम ऐसे ही लोगों को तो हटाना चाहते हैं बीच में से, यही व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं कि जो बीच में अपने व्यक्तिगत हित रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को कि बीच से ऐसे लोग हटने। गर्ग साहब मुझे लगता है आपकी बात का तो पूरा पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शांडिल्य जी बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज तो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हो जाए। जवाहर जी को जवाब दे लेने दें, सरकार उनके जवाब वहीं से आना है। जवाहर जी जवाब दें। इन्होंने तो करोड़ों रुपए चलिए इस तरीके से तो आप लोग केवल सवाल पूछते रहे, मैं पूरा समय दे देता हूं, आप लोग सवाल पूछते रहे। जवाब की उम्मीद मत करिएगा क्योंकि जवाब मैं तो दूंगा नहीं, आप लोग केवल सवाल पूछते रहे। शांडिल्य जी भी सवाल पूछते रहे, फिर अब गर्ग साहब आप भी पूछते रहे। ठीक है, पूछते रहिए मैं उत्तर देता हूं। सवाल पूछते रहिए। जवाब तो आप लोग को लेना नहीं ना, सुनना है तो आप लोग सवाल पूछें, केवल सवाल पूछें, पूछते रहे, सवाल पूछें और पूछें। और उसके बाद वो पेमेंट आरती के माध्यम से देने का जो प्रयास किया, आरती को पेमेंट दी और वापस फिर सरकार ने पोर्टल पे वापस पेमेंट ली और उसके बाद सरकार ने किसान को करी। तो वो कौन आदमी था बीच का जिसने 20-20 दिन पेमेंट अपने खाते में रखी? उसका ब्याज किसने खाया? अब ये जवाब कौन देगा? शांडिल्य जी इसका जवाब कौन देगा? हम किसान को सीधा शांडिल्य जी इसका जवाब कौन देगा? चाहते हैं इसका जवाब कौन देगा? का जवाब चाहता हूँ, वो कौन आदमी? हमने बार-बार कहा कौन देगा जवाब? शांडिल्य जी इसका जवाब कौन देगा? सुन तो ले, सुन रहे ना, आवाज मिल रही है। इसका जवाब कौन देगा? जो आरती देंगे वो देगा। मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। मैं कभी प्रश्न से भाग बताइए कौन था? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो वो जवाब तब मिलेगा जब आप लोग थोड़ा शांत बैठेंगे, केवल सवाल पूछते रहेंगे और जिससे जवाब लेना उसकी बात को सुनेंगे नहीं। जी सर, तो केवल सवाल ही पूछना होगा ना। अब धैर्य पूर्वक सुन ले, समय मेरे पास कम है। जवाहर जी बहुत जल्दी से जवाब दे दें। शांडिल्य जी हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी लकुने हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने हितों के लिए किसानों के साथ भीतर घात करते हैं, वो सिस्टम खत्म हो, तभी तो नया सिस्टम बना रहे हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि किसानों के अकाउंट में डले सीधा, तो 72 घंटे के अंदर नहीं मिलती तो उस पर ब्याज मिले। ये व्यवस्था इसलिए ही तो कर रहे हैं कि बीच में ऐसे लोग ना आ पाए जो गड़बड़ करते हैं। इसलिए आपको इस चीज का स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, किसानों की व्यापक चर्चा कर रहे हैं, मान साहब इसका उत्तर दे पाए शायद, क्योंकि मुझे लगा निश्चित
रूप से एक अच्छे किसान के रूप में वो बैठे हैं, और सांडेलेगी आप भी दे पाएंगे, क्योंकि आप तो सीधा सीधा मार्केट कमेटी से जुड़े व्यक्ति आरती एसोसिएशन के हैं। क्या इससे पहले हरियाणा में कभी मुख्यमंत्री ने किसी ने 9 फसलें एमएसपी पर खरीदी है क्या? जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9 फसलें खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, सूरजमुखी खरीद रहे हैं, बाजरा खरीद रहे हैं, मूंग खरीद रहे हैं, क्या हरियाणा के? चलिए गुरजीत मान जी से मैं शुरुआत करता हूं। 9 फसलें खरीदी गई क्या इससे पहले कभी भी? ठीक है, चलिए गुरजीत जी बहुत जल्दी से इसका जवाब देंगे। गुरजीत जी जवाब दें, गुरजीत मान जी जवाब देंगे। सर जो अच्छा किया वो अच्छा किया, जो अच्छा किया वो अच्छा किया, उसके लिए गलत कैसे कहेंगे? ठीक है, आपने कह दिया। गुरजीत मान जी, गुरजीत मान जी, नहीं वो कौन आदमी था बिचौलिया? वो सरकार ने अपॉइंट किया था, हमने नहीं अपॉइंट किया था उसको। ठीक है, उन्हीं को हटाने के लिए तो कर रहे हैं ना, वही बात तो कह रहे हैं ना जवाहर जी कि उनको हटाने के लिए। गलत हुआ तो उसको ठीक करेंगे, जो गलत हुआ उसको ठीक करेंगे, इसलिए व्यवस्था ला रहे। और जो 19 के अंदर घोषणा करी थी सर जो 19 के अंदर घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, अगर पेमेंट 7 दिन से लेट होती है हम 1% ब्याज देंगे, वो कहाँ है सर? सर वो कहाँ पे है? 2022 उसको भी बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी इच्छा स्पष्ट रूप से किसानों को, सब लोगों को पारदर्शिता के साथ चीजों को आगे बढ़ाने की है। चलिए अब सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि नई व्यवस्था है और नई व्यवस्था से फायदा कितना होगा किसानों को, यह भी भविष्य में तय होगा, और नई रणनीति का असर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, यह भी भविष्य में ही तय होना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।